Everyone. Welcome to Laws Forum. I am Rohini and today we'll discuss the case of RMDC versus Union of India. इस केस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो केस है RMDC केस विच इज़ ऑफ 1957। इसमें मेनली अगर हम एक्ट की बात करें तो एक है प्राइस कंपटीशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें आर्टिकल 19(1)(g। अब आर्टिकल 19(1)(g क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसको याद होगा। ठीक है, हम तो स्टार्ट करते हैं। तो ये केस रिवॉल्व अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सर्टेन प्रोविजन जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट या जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है उससे रिलेटेड है। इस केस में क्या होता है, जो पिटिशनर होता है वो चैलेंज करता है द प्रोहिबिशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन गेम्स ऑफ मेयर स्किल असर्टिंग दैट सच प्रोहिबिशन वायलेट देयर फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जब लेट्स से जो एक्ट है ये क्या करने की कोशिश करता है, रेगुलेट करना चाहता है। तो पेटिशनर का यहाँ पे क्लेम ये होता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और कौन से फंडामेंटल राइट? 19(1)(g। 19(1)(g क्या बात करते हैं? ठीक है, ये राइट देते हैं आपको टू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ट्रेड ऑक्यूपेशन राइट। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो कह रहे कि ये हमारा राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। एनी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। तो इशू क्या रेज हुआ इस केस में, जो आरएमडीसी थे, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इशू नंबर 1 ये था कि वेदर दिस प्रोविजन प्राइस कंपटीशन एक्ट का क्या ये अप्लाई होता है कंपटीशन रिक्वायरिंग द सब्सटेंशियल स्किल। तो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, स्किल के बेसिस पे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर प्योरली गैम्बलिंग होते हैं राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, तो क्या ये जो है रेगुलेट करेगा ऐसे गेम्स जिनमें सब्सटेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, और जो जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और वो गैम्बलिंग में नहीं फॉलो आउट करता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट जो कि 2D में दी गई है। सेकेंड इशू यहाँ पे था कि इफ द एक्ट डज अप्लाई, तो अगर ये एक्ट जो है वैसे गेम्स पे भी अप्लाई होता है जिसमें कि सब्सटेंशियल स्किल्स जो है वो रिक्वायर होती है, तो क्या ये जो प्रोविजन है सेक्शन 4 का और सेक्शन 5 का अलॉन्ग विद रूल 11 एंड 12 विच आर कंसीडर्ड टू बी इनवैलिड कैन बी इन्फोर्स सिलेक्टिवली थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सिवियरेबिलिटी। तो यहाँ पे ये दो इशू जो है कोर्ट के सामने है। तो मेनली जो हमारा केस है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में वो फर्स्ट इशू से ही डील करेंगे हम लोग। अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं पेटिशनर के साइड से। तो यहाँ पेटिशनर जो है कि अब वो क्या कहते हैं कि पेटिशनर यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन प्रमोटिंग एंड कंडक्टिंग अ प्राइस कंपटीशन। और एक ही स्टेट में नहीं, दूसरे दूसरे स्टेट में भी, जैसे मेजरली इनका बिजनेस जो होता है वो बॉम्बे में होता है, बट कर्नाटका और भी दूसरे स्टेट में ये एक्टिवली प्रमोट कर रहे होते हैं, कंडक्ट करते हैं प्राइस कंपटीशन अक्रॉस द वेरियस इंडियन स्टेट। ये क्या कंटेस्ट कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट की अलॉन्ग विथ रूल 11 एंड 12 जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो क्या है, ये वॉइड हो। क्यों? क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इनके जो आर्ग्यूमेंट है दे आर रेस्टेड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइस कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चाह रहे जो वर्ड है प्राइस कंपटीशन ये डिफाइन किया गया है 2D में, तो उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से हो, asserting that encompass not only on the gambling competition but also those which are। तो यहाँ पे इनका ये कंटेंशन होता है कि ये जो प्राइस कंपटीशन है ना, आप क्या कर रहे हो, ये गैम्बलिंग के साथ साथ ऐसे गेम्स जो कि जिसमें स्किल रिक्वायर होती है आप उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। दे कंटेंडेड इन आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट दिस प्रोविजन इन्फ्रिंज कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट टू कंडक्ट अ बिजनेस अंडर आर्टिकल 19(g)। लेकिन वो भूल गए इसमें कि आर्टिकल 19(g) जो है हमारे फंडामेंटल राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, दे कम विद अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राइट। तो सेम यहाँ पे भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी। अब आर्ग्यूमेंट रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साइड से, अगर रिस्पोंडेंट के अगर हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इन इंडिया दैट द डेफिनेशन व्हेन द प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ओनली इंक्लूड द कंपटीशन ऑफ अ गैम्बलिंग नेचर। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग अच्छे से देखें और इंटरप्रिटेट उसे करें तो यहाँ पे सिर्फ वो इंक्लूड होते हैं कंपटीशन में विच आर इन द गैम्बलिंग नेचर, नॉट इन द स्किल, जिसमें सब्सटेंशियल स्किल्स की जरूरत होती है। इवन इफ दिस वर नॉट द केस द कंटेस्टेड प्रोविजंस डीम टू बी असेवरेबल इन द एप्लीकेशन वेयर असर्टेड वैलिड। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो प्रोविजन जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो कंटेंडेड प्रोविजंस है वो वैलिड होंगे। अब जजमेंट की बात करते हैं तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें फाइनली, तो कोर्ट हेल्ड दैट ये जो वैलिडिटी है रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए गए सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ने अलॉन्ग विद रूल 11 एंड 12 ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट
कंसर्निंग द गैम्बलिंग कंपटीशन कुड नो लॉन्गर बी कॉन्टेस्टेड। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा ये जो सेक्शन 4 और 5 है ना प्राइस कंपटीशन एक्ट का, ये क्या कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल 19G को वॉयलेट कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रीजनेबल और रिस्ट्रिक्शन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है और एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन जो ड्रॉ किया था कोर्ट ने अर्लियर डिसीजन में, दैट अ गैम्बलिंग डिड नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ 19(1)G। तो इस केस के पहले भी केस हुआ था जिसमें कि कोर्ट ने ये बताया था कि गैम्बलिंग जो है वो 19(1)G में तो कभी भी फॉल नहीं करेगा, ठीक है। और ये कौन से केस में? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी केस में कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था। अपॉन द केयरफुल एग्जामिनेशन, कोर्ट इन द आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिटरमाइन द प्राइस कंपटीशन एक्ट in defining the term price competition under the 2D expressly intended to include only competition। तो क्या देखा था हमने? हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है। तो जब ये स्टैट्यूट बना रहे थे, जब इन्होंने ये एक्ट बनाया, तो इनका इंटेंट ये था कि एक्सप्रेसली ये इनका इंटेंशन था कि ये इंक्लूड करे सिर्फ वैसे गैम्बलिंग नेचर के गेम्स, किसमें? कंपटीशन में, ठीक है, एंड नो अदर कैटेगरी। तो इंटेंट समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब अगर हम इंटरप्रिटेट करते हैं लेजिस्लेचर के इनेक्टमेंट को, तो कोर्ट ने एम्फोसाइज किया कि जो इंपॉर्टेंस है ऑफ असर्टनिंग द लेजिस्लेचर इंटेंट नॉट सोनली फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे वर्ड्स पे, ठीक है, बट ऑल्सो टेक द कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि लेजिस्लेटिव की हिस्ट्री क्या थी, पर्पस क्या था इस एक्ट को बनाने के पीछे, और ऐसा कौन सा मिसचीफ था, डिफेक्ट था जो कि पार्लियामेंट सही करना चाहती थी, राइट। सो कोर्ट ने रेफर किया बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अदर केस। ये केस है 1955 का, कोर्ट ने ये रेफर किया और साथ में इस केस की प्रेसिडेंट इस केस में यूज की गई। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि इवन इफ वन वर्ड टू अज्यूम दैट द डेफिनेशन ऑफ द प्राइस कंपटीशन जो 2D में इंक्लूडेड की गई है इन अ कंपटीशन वर्ड अ सक्सेस डिपेंड ऑन द कंसिडरेबल डिग्री ऑन द स्किल, the court ruled that the restriction imposed by the section 4 and 5 along with the rule 11 and 12 are clearly severable। तो इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किए गए इनके ऊपर, और कुड बी अप्लाइड सेपरेटली टू द डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ अ कंपटीशन जो कि गैम्बलिंग नेचर के होंगे, राइट। तो यहाँ पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेट करना चाह रहा है एक्ट के थ्रू, वो कौन से गेम्स को होंगे? जो गैम्बलिंग वाले होंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो कोर्ट ने जो है क्या किया? रिजेक्ट किया इनका नोशन, ठीक है। एंड दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर exceed its power regarding the subject matter of the legislation and not when the contravene। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है हम कब अप्लाई करेंगे? मिसचीफ का प्रिंसिपल। और मैंने इंट्रोडक्शन के टॉपिक में बताया था, सबसे पहले तो 4 की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, 1 2 3 4 क्या करना है। अब फिर उसके बाद हमने बताया था कि व्हेन अप्लाई, तो जब अनएम्बिगुअस होंगी, राइट, जो स्टैट्यूट की लैंग्वेज जिससे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के चांसेस हो, तो वैसे केसेस में हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो ये केस फाइनली कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो गैम्बलिंग नेचर के जो गेम्स होंगे उसी पे जाएगा, और इस आप जो है इसको 19(1)G का ये नहीं बोल सकते कि ये वायलेट कर रहा है हमारा फंडामेंटल राइट। थैंक यू।